हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो आज हम शाहू स्क्रीनिंग का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं। आई होप कि आपने पूरा अच्छे से सॉल्व किया है। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था। अगर आपने पढ़ाई की है तो पूरे आसान क्वेश्चन थे। जो आपको क्लास में करवाए सारे क्वेश्चन तो सिमिलर थे। तो वन बाय वन देखते हैं अब कि क्या क्वेश्चन था और क्या उनके आंसर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेयर ऑफ आइसोटोन्स अमंग द फॉलोइंग आर, कि कौन सा पेयर आइसोटोन्स होता है। आइसोटोन्स यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर इन प्रोटॉन होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो आपको, तो आपको जब क्लास में बताया था कि एर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना दो ऑप्शन आ गए हैं, एर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम वाले। एर्गॉन कब आइसोटोन्स होगा? जब एर्गॉन का आइसोटोप्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट वाला आंसर और सेकंड वाला क्या होता है। सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। फर्स्ट में क्या होगा, एर्गॉन और कैल्शियम दिया है। ठीक है, तो एर्गॉन क्या होगा जब 18 और 38 होगा। ठीक है, तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 20। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 20 और 40 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 20। ये आइसोटोन्स होता है। लेकिन रेगुलर जो एर्गॉन है वो होता है 18 और 36, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 18 आ गए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। सेकंड देखो क्यों है, पोटेशियम और कैल्शियम दिया है। यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 20। यहाँ पे 20 और 40, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? 20। तो आइसोटोन्स यानी कि आइसोटोन्स होंगे, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट 1 दिया है पेट्रोलियम इज ए सोलुबल इन वाटर। क्या पेट्रोलियम वाटर में सोलुबल होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे आपको लगता है ना कि अरे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो ये आंसर है, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? पेट्रोलियम इज ए सिंपल कंपाउंड। पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ ओनली 2 एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कॉम्प्लेक्स कहाँ से हुआ? नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन देखते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नहीं, सॉरी, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यानी कि ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि पेट्रोलियम वाटर में सोलुबल नहीं होता, इनसोलुबल, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, सिंपल कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैच दी फॉलोइंग पेयर्स दिया है कि CO2 और H2O से क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। यानी कि जो ए का आंसर रहेगा क्या रहेगा? Q। ठीक है, अब SO2 और H2O का बनता है H2SO3। इसका नाम क्या है? सल्फरस एसिड, यानी कि ये बनेगा P। ठीक है, SO3 प्लस H2O ये बन जाएगा H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा R। तो अब जोड़ लो सारे। A के साथ क्या होगा? Q, B के साथ क्या होगा? P, और C के साथ क्या होगा? R। यानी कि आपका आंसर हो गया फर्स्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैमेज इज कॉज बाय द एसिड रेन, की एसिड रेन से क्या क्या डैमेज होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एसिड रेन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। सही है, एसिड रेन से डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, एसिड रेन किल एक्वाटिक एनिमल्स। एसिड रेन से एक्वाटिक एनिमल भी किल होते हैं, क्योंकि जो pH वैल्यू है वो हो जाएगी कम, और जो वाटर की एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये भी सही है। एसिड रेन डैमेज द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो भी स्टैचू है, जो भी जैसे कि ताजमहल है, सारे के कलर चेंज हो रहा है। ये भी हमने क्लास में पढ़ा था। ये होगा, यानी कि तीनों सही है, मतलब लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, और उसके बाद 75, द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस इन वाटर बाई H2SO4, H2PO4 एंड H3PO3 कितने वाटर आयन्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे H3PO4 है। अब देखो
ये क्या है कि आपको पूछा गया कि बेसिसिटी ऑफ एसिड, जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो उतना दे सकता है, उतने H+ आयन बना सकता है। ठीक है, तो कितने बनाएगा? H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, यानी कि H2SO4 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2H3O+, यानी कि H+ देता है, प्लस SO4 2-। सिमिलरली H3PO4 जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? 3H3O+ प्लस PO4 3-। और यहाँ पे कितना देता है? ये भी H3PO4 को भी जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये देता है 3H3O+ प्लस PO4 3-। ठीक है, तो जो तीनों एसिड है, ये होगा 3, जो तीनों एसिड है वो कितने दे सकते? यहाँ पे दे रहा है 2 3 3। तो ऑप्शन देखते हैं, ये बेसिसिटी के ऊपर आया था, यानी कि 2 3 3। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2, फॉस्फोरिक एसिड की 3 और फॉस्फोरस एसिड की भी 3 होती है। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्ट विच इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट टेबल साल्ट सॉल्यूशन। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया है? ये आया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जो भी कंपाउंड रहे उस कंपाउंड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। तो कंपाउंड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन यानी कि NaCl का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब जब NaCl का ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद क्या मिलेगा? Na+ और Cl- मिलेगा। अब वो जो Cl- है वो क्या एनोड के ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, यानी कि देखो ऑप्शन क्या क्या पूछा है कि जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं NaCl का ब्रेकडाउन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलने वाला Na ये गैस के फॉर्म में जाएगा और Cl2 गैस के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, volume of gas formed near the cathode is H2 is formed to the double as that of gas formed at anode। H2 कहाँ से फॉर्म होगा? होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये आंसर नहीं है। सेकंड पूछा है विच वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज O2। O2 कहाँ से फॉर्म होगा? ये भी नहीं है। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज O2, ये भी नहीं होगा। अब तीनों आंसर नहीं है, मतलब ये तो होना ही है। फिर क्या है देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज Na प्लस जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, एंड एनोड इज Cl2। ये करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका 76 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा 4। ठीक है, उसके बाद 75, विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्डिंग, ऑप्शन ए। आगे देख लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि 77 का आंसर हो गया ए, जो फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद द बॉन्डिंग इन सिरेमिक्स इज, सिरेमिक्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिरेमिक्स तो मिक्सचर है। ठीक है, क्ले, फेल्डस्पार और सिलिका का मिक्सचर है। तो अब जो फेल्डस्पार होता है वो तो Al2O3, ठीक है, वहाँ पे तो नहीं होगा, आयोनिक होते हैं। ठीक है, मेटेलिक नहीं होंगे, कोवेलेंट हाँ होते हैं, लेकिन देखो मोस्ट करेक्ट क्या है? पार्शियली आयोनिक एंड पार्शियली कोवेलेंट, क्योंकि सिलिका SiO2 वहाँ पे भी कोवेलेंट होती है, बाकी आयोनिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया 78 का आंसर हुआ 4, पार्शियली आयोनिक एंड पार्शियली कोवेलेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। रेड इंक किससे बनाया जाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है फिनॉल, एनिसोल, कॉन्गो रेड एंड इओसिन। अब आपको लगता हो ना कॉन्गो रेड दिया है तो रेड इंक कॉन्गो रेड से ही बनाया होगा, नहीं, रेड इंक बनाया जाता है इओसिन से। अब इओसिन क्या होता है? इओसिन इज ए मिक्सचर ऑफ वाइट एग एंड गम अरेबिक, ये दो जो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, इससे बनाया जाता है रेड इंक। ठीक है, उसके बाद
फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? यहाँ पे देखो, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज स्पेशली यूज फॉर सल्फाइड ओर, इतना पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो सल्फाइड ओर वाले दो, यानी कि 1 और 2 में से आंसर होगा, 3 और 4 तो नहीं है, ठीक है। तो सल्फाइड ओर कंटेनिंग ओर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर, देखो सल्फाइड ओर जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। यहाँ पे जो हम कलेक्टर यूज़ करते हैं ऑयल, वो सल्फाइड ओर को वाटर से दूर ले जाता है, इसलिए हम क्या फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि 81 का आंसर हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे एक मिसिंग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? ये तो हो गया लाइम CaO, ये हो गया लाइम वाटर, ठीक है। तो लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, ठीक है, यानी कि 80 का आंसर हो गया 2। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका 81 का 1। उसके बाद 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे बड़ा क्या होगा? नाइट्रोजन, उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन, उसके बाद होता है फ्लोरीन। ये ऑर्डर रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन से स्मॉल है, नहीं, रॉन्ग है, ऑप्शन 1 नहीं रहेगा। तो ये जो ऑप्शन मैच करने वाला है कौन सा है? देखो कि आपको यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन, कि फ्लोरीन सबसे छोटा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। ऑक्सीजन उससे बड़ा, सही है, उससे बड़ा नाइट्रोजन, सही है, यानी कि आपका 82 का आंसर हो गया डी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद 83 में क्या दिया है आपको? 83 में पूछा गया है एट कांस्टेंट प्रेशर P द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम V एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T फॉर 2 moles of an ideal gas gives a straight line with a slope, आपको स्लोप भी दिया है, ठीक है, 0.328 लीटर पर केल्विन। द वैल्यू ऑफ P इन ATM इज क्लोज टू गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट दे दिया आपको R, और आपको निकालना है P की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन वाला, PV इज इक्वल टू nRT। अब हमें क्या क्या दिया है? n पता है, 2 मोल दे दिया है, ठीक है, गैस कांस्टेंट R पता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि स्लोप दिया है ना, हमें स्लोप के फॉर्म में ले जाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, V/T इसे इधर ले आए। अब क्या बचा हमारे पास? nR/P, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है स्लोप के बराबर, ये होगा स्लोप, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? P, देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nR/ स्लोप। अब n की वैल्यू पता है, कितने दिया है? मोल, 2 मोल। R कितना है? R दिया हमें 0.0821 डिवाइडेड बाय स्लोप कितना दिया है? ये दिया है 0.328। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है, ठीक है, यानी कि 83 का आंसर हो गया C, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 84 नंबर का है। क्या बोलता है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ x dm³, यानी कि हमें दे दिया है वॉल्यूम x dm³ ऑफ ए गैस वॉज इंक्रीज फ्रॉम 75 किलो पास्कल टू 150 किलो पास्कल, यानी कि P1 है 75 किलो पास्कल और P2 है 150 किलो पास्कल। अब हमें निकालना है V2, ठीक है। तो हमें पता है रिलेशन कौन सा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। निकालना V2 है तो क्या करेंगे अब? V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय P2। तो P1 कितना है? 75, V1 कितना है? X, P2 है
150। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 1 और 75 2 ज़ा ये आ जाएगा कितना 150। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा x/2। आप देखो कि क्या हमारे ऑप्शन में x/2 है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 84 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि x/2 है। ठीक है, अब उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा गया था, निकलना क्या है। टू गेट 32 ग्राम ऑफ calcium oxide, the mass of calcium carbonate to be heated strongly is। हमें 32 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए कितने ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा। अब सिंपली सॉल्व करते इसे, जब CaCO3 को हीट करेंगे ये मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रिलीज होता है। पहला रिलेशन तो बना लो कि जब हम 100 ग्राम हीट करेंगे तो ये मिलेगा 56 ग्राम और ये मिलेगा 44 ग्राम। तो अब हमें पूछा है कि 32 ग्राम ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, x मान लो। ठीक है, आप कर दो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 56x इज इक्वल टू 100 इंटू 32, देन x इज इक्वल टू 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 56। चलो कर दो सॉल्व। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.14 ग्राम। अब देख लो कि हमारे ऑप्शन में कहीं पे 57.14 ग्राम है क्या, अगर है तो वो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब देखो 86 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज। 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। क्या यार, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा है ये। अब देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन कितने एटम होंगे, 2 Na एटम। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यानी कि कितना होता है 32 ग्राम ऑफ O2, कितने मॉलिक्यूल होते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे ऑक्सीजन के। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे दिया है 8 ग्राम O2 में कितने होंगे, सिंपल है, फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसे मान लेते हैं x। ठीक है, तो क्या होगा 32x इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 32। 16 1 ज़ा 16, 62 ज़ा 32। अब इसे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा कितना 3.011। तो x की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये देख लो कि क्या हमारे पास ऑप्शन में ये है वैल्यू है, तो देखो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में ये वैल्यू है। ठीक है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने जो क्लास में करवाए वो सारे क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा ध्यान से किया है, सॉल्व किया है, तो वो बन जाएंगे सारे। ठीक है, अब ये ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड, इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ये आपको क्लास में बताए थे कि अब क्या करना है कि अगर आपको रेंज दी जाए तो रेंज दी जाएगी 4 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर दिया जाएगा, या 4 to 5% ऑफ इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर बताया जाएगा। तो यहाँ पे तो सिंपल पूछ ले, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 88 एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, अल्कोहल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन है होमोलॉगस सीरीज के ऊपर। ठीक है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है सारे अल्कोहल की, क्या सही है? हाँ सही है, असर्शन यानी कि सही है। तो रीज़न देखो, ऑल अल्कोहल्स कंटेन सिमिलर
हाइड्रोक्सी OH फंक्शनल ग्रुप, सारे अल्कोहल में हाइड्रोक्सी OH होता है। यही तो रीज़न है ना कि ये सारे जो अल्कोहल होते हैं उसके अंदर हाइड्रोक्सी OH होता ही है, ठीक है। यानी कि देखो असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट, यानी कि बाकी 2 ऑप्शन चले गए, 3 और 4 चले गए। अब हमारा आंसर है 1 या 2 में से, ठीक है। तो देखो कि सारे अल्कोहल में OH होता है, हाँ वो होता है। अब यही तो रीज़न है कि अल्कोहल का, यानी कि ये हो गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि 88 का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद 89, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड 1 एंड IUPAC नेम सेकेंड, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल दिया है यहाँ पे, ये दिया है ना CH3CHO यानी कि ये होता है इथेनॉल। अब देखो कि इथेनॉल एक के साथ इथेनॉल 2 मैच कर जाए, ठीक है, एक के साथ 2 यानी कि 1 और 4 आ गया, 2 और 3 आंसर नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से ये क्या है COOH है, 1 2 3 4 कार्बन है और COOH है, तो ये क्या, ये कैसे होगा CH3 CH2 CH2 COOH ऐसे 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो सेकंड का आंसर हो गया 1। तो अब देख लो कि सेकंड का 1 कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बाकी भी नेम देखते हैं, यहाँ पे ये देखो मिथॉक्सी है और ये 2 कार्बन इथेन, मिथॉक्सी इथेन यानी कि C का हो गया 3, ये C का हो गया 3rd। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग दिए इस साइड से 1 2 3 4 5, 3rd के ऊपर एक मिथिल ग्रुप है 3 मिथिल पेन 2 ENE, यानी कि ये हो गया, यानी कि D का ऑप्शन हो गया 4, यानी कि 1 का 2 2 का 1 C का 3 और D का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं, द सब्सटेंस नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर इज, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन से सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जो इजीली डिजोल्व हो जाए, ठीक है, जो हार्ड ना हो। जनरली आपको जो ये सोल्युबिलिटी चार्ट में आया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, आपने पढ़ा है तो याद आएगा, ठीक है। अब आपको लगता है ना कि सर सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो सेकेंड ग्रुप वाले वो हेवी होते हैं थोड़े से कंपैरेटिवली फर्स्ट ग्रुप वाले के, ये होता है थोड़ा सा लाइटर, ये हेवी जो वाटर का हार्डनेस नहीं बढ़ाता है, यानी कि 90 का आंसर हो गया 1 सोडियम नाइट्रेट, ये इजीली वाटर में सोलुबल हो जाता है और ये हार्डनेस नहीं बढ़ाता है वाटर का, ठीक है। ये हो गए आपके केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशन, ठीक है।